हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं पीएफ और ईएसआई का रजिस्ट्रेशन का प्रैक्टिकल पार्ट। हमने पार्ट 1 में काफी चीजें कवर कर ली थी, जैसे पीएफ ईएसआई कब कब एप्लीकेबल होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, उसके अलावा किस रेट से ईएसआई काटा जाता है, पीएफ के रेट्स क्या होते हैं, ईएसआई का रिटर्न कब फाइल किया जाता है, क्या ड्यू डेट होती है, एनुअल रिटर्न कब फाइल किया जाता है। ये सारी चीजें हम अपने पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आज का वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए। तो आज हम चलते हैं पीएफ ईएसआई की साइट के ऊपर और देखते हैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कि पीएफ और ईएसआई का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। ये हमारी वेबसाइट है पीएफ ईएसआई की, registration.shramsuvidha.gov.in। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि पीएफ और ईएसआई रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कॉमन है। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पीएफ और ईएसआई की कॉमन है, तो ये अच्छी चीज है। हम एक ही काम करते हैं और रजिस्ट्रेशन हमें 2 मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर और फिर रजिस्ट्रेशन अंडर ईपीएफ ईएसआई करेंगे क्लिक। जैसा ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमसे आईडी एंड पासवर्ड के लिए पूछता है। मैं बना चुका हूं। अगर आपको अपनी आईडी पासवर्ड बनाना है तो हमें सबसे पहले जाना होगा साइन अप के ऊपर। यहां पर ये आपसे आपका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, फिर कैप्चा वगैरह पूछेगा, फिर आपकी ईमेल आईडी पर आपका आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी यहां पर आईडी पासवर्ड बना चुका हूं, तो मैं सीधे जाता हूं लॉगिन के ऊपर और कैप्चा एंटर करता हूं मैं और करते हैं लॉगिन। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसा पेज हमारे सामने ओपन होके आ जाता है। हमें जाना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर और फिर रजिस्ट्रेशन अंडर ईपीएफ ईएसआई। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा विंडो ओपन होके आ जाता है। मैं यहां पर एक रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी फिल करके रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए और कम समय में हम रजिस्ट्रेशन सीख पाएं। तो देखिए, ये टैब है एस्टैब्लिशमेंट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट पर्सन, आइडेंटिफायर्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, कोई ब्रांच डिवीजन, एक्टिविटीज और फिर लास्ट में अटैचमेंट। ये सारे टैब हमें एक एक करके इसमें जो जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो हमें देनी है और हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर ईएसआईसी एंड ईपीएफओ। ईएसआई और ईपीएफ का कॉमन फॉर्म है, कॉमन पोर्टल है, कॉमन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है। तो ये बहुत अच्छी चीज है फ्रेंड्स। और यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक और अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। आप अगर बात करें तो जैसे जीएसटी में मैंने आपको बताया था कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर हर मंथ उनका जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो आपका एक रिकरिंग नेचर ऑफ इनकम आप बना सकते हो। उसी तरह पीएफ और ईएसआई भी है। जब आप पीएफ ईएसआई का रजिस्ट्रेशन करते हो तो नॉर्मली आप जो फीस चार्ज करते हो वो 2000 से लेकर 3000, 4000, 5000 तक लोग फीस चार्ज करते हैं ईपीएफ ईएसआई की। और फिर इसके बाद आपको हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि ईपीएफ का रिटर्न भी मंथली जाता है और ईएसआई का कॉन्ट्रीब्यूशन भी मंथली जाता है। यानी कि आप मंथली आराम से 1500 से 2000 चार्ज कर सकते हो दोनों रिटर्न्स का। मैं बहुत मिनिमम फीस बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा वो डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कैसा है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो मिनिमम टू मिनिमम आप 1500 से 2000 मंथली चार्ज कर सकते हो। तो एक और अर्निंग अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है ईपीएफ ईएसआई। चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है। सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट का पैन हमें देना है। ठीक है सर, अगर आपकी कंपनी है कंपनी का पैन, अगर प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटरशिप का पैन। उसके बाद वर्क प्लेस का एड्रेस, जो भी एड्रेस आप दे रहे हो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ क्या लगेगा सर? वही सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारी चीजें। तो ये सारी हमें यहाँ पर एड्रेस देना है। उसके बाद ये ओनरशिप कैसी है आपकी? आपकी कंपनी है, फर्म है, सोसाइटी है, कोई स्टेट गवर्नमेंट की सेक्टर है, मतलब सारे यहाँ पर जो भी आपके ओनरशिप टाइप हो सकते हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है। मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री, अगर आपकी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट है तो आपका फैक्ट्री एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। उस लाइसेंस नंबर को आपको यहाँ पर देना है। किस दिन वो लाइसेंस आपका इशू हुआ है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है वो आपको देनी है। ट्रायल प्रोडक्शन का भी स्टार्ट हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देनी है। ओनरशिप के बारे में आपको बताना है कि कंपनी है,
तो कंपनी के सिन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देनी होती हैं। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अगर कोई एरर होगी तो ये हमें बता देगा। ये हमसे कह रहा है कि जो हमने पिन एंटर किया हुआ ये मैच नहीं कर रहा है, तो हम एक बार इसको मैच करवा के चलते हैं, देखते हैं क्या ये ले लेता है। जी हाँ, इसने ले लिया है। कोई भी एरर होगी तो हमें वहीं पे बता देता है। उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर कभी आपका आईडी पासवर्ड आपसे मिस हो जाता है तो जो ओटीपी वगैरह आता है वो इसी नंबर पर आएगा, इसी ईमेल आईडी पर आएगा, तो बहुत ध्यान से फिल करिएगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल आपसे पूछ रहा है। कौन सा पर्सन है आपके ऑफिस में या आपकी फैक्ट्री में जो पीएफ और ईएसआई के डिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जनरली क्या होता है, जो एचआर होता है वही आपका पीएफ ईएसआई वगैरह वगैरह काटता है, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, एचआर ही नहीं, कोई भी हो सकता है आपके ऑफिस में जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। आपका अकाउंटेंट हो सकता है, अगर आप हो सकता है आप खुद पूरा मैनेज कर रहे हैं, तो कुछ भी हो, तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर फिल करनी है। प्राइमरी ओनर की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। हो सकता है अकाउंटेंट कोई और हो, ओनर कोई और हो, तो उसकी डिटेल देनी है, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी मतलब जो भी उसका एड्रेस वगैरह है वो आपको यहाँ पर देना है। सिंपली कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल देने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अब ये आ रहा है हमारा चौथा टैब, आइडेंटिफायर। सर ये आइडेंटिफायर क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा, हम चलते हैं आइडेंटिफायर के ऊपर। ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो फैक्ट्री है, आपका ऑफिस है, आपका जो बिजनेस है वो कहाँ रजिस्टर्ड है। क्या कोई हेल्थ अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से है, एक्साइज में आपका रजिस्ट्रेशन है, लेबर एक्ट में है, जीएसटी में है, कंपनी में है, सोसाइटी में है, एमएसएमई में है। इन शॉर्ट जहां भी आपका ऑफिस, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है वहां की डिटेल आपको देनी है। फिर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है सपोज, तो फिर जीएसटी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी नंबर देना है। नेम क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपका, किस दिन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपका इशू हुआ है, किस अथॉरिटी ने इशू किया है और किस प्लेस पर, दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, कहां पर। तो ये सारी चीजें हमें करना है। और अगर आप चाहते हो कि जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वही एज अ एड्रेस प्रूफ लिया जाए, तो आपको क्या टिक करना है, मार्क इट एज एड्रेस प्रूफ। तो फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वही आपका एड्रेस प्रूफ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जहां भी आपकी फैक्ट्री, आपका ऑफिस रजिस्टर्ड है वो आपको डिटेल यहाँ पर दे देनी है, ठीक है सर। आगे चलते हैं। जैसे ही हम आगे आ जाएंगे, अब ये यहां पर एम्प्लॉयमेंट की डिटेल मांग रहा है। फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, एम्प्लॉय वाइज डिटेल हमें रजिस्ट्रेशन में नहीं देनी है कि अगर मान लीजिए आपने लिखे हैं 20 एम्प्लॉय, तो वो 20 एम्प्लॉय कौन है, उनका नाम, वो सब अभी नहीं देना है। वो जब आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा पीएफ ईएसआई में, तो पीएफ ईएसआई की अपनी वेबसाइट है, वहां जाकर आपको एम्प्लॉय की पूरी डिटेल देनी है। यहां पर आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपके मतलब जिस दिन आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उस दिन नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जो इस 20 में एक्सक्लूड है। और ये आपसे पूछ रहा है डेट ऑन विच द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ एक्सीड 19। मतलब हमें पता है पीएफ जब 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं तो हमें पीएफ का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो किस दिन आपके एम्प्लॉय 19 एक्सीड कर रहे हैं वो डेट हमें यहां देनी है। अगर आपकी जो फैक्ट्री है वो मल्टीनेशनल है, उसकी डिटेल देनी है, ठीक है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपना बिजनेस कर रहे हैं वो सारी डिटेल आपको देनी है। क्या आप कोई हैजार्डियस एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसकी डिटेल देनी है, ठीक है सर। नीचे आते हैं। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स एज ऑन डेट, जिस दिन आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उस दिन आपके एस्टैब्लिशमेंट में, आपके ऑफिस में कितने एम्प्लॉयज हैं। तो मेल, फीमेल, अदर जो भी है वो आपको डिटेल देनी है। उनमें से कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनकी वेज 21,000 से कम है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ईएसआई की लिमिट क्या है, 21,000। अगर किसी एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हो 21,000 या उससे ज्यादा, तो वो ईएसआई में कवर नहीं होता है। तो अगर 20 एम्प्लॉय हैं और यहाँ पर देखिए 19 लिखा हुआ है, यानी कि एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसकी सैलरी 21,000 या उससे ज्यादा है, तो उसकी पूरी डिटेल आपको देनी है। और आपको ये भी बताना है किस दिन पहली बार आपके जो एम्प्लॉय हैं वो 10 या 20 जो पीएफ और ईएसआई की लिमिट है वो किस दिन उसने एक्सीड किया है। फिर टोटल वेजेस के बारे में हमें बताना है कि पूरे महीने में, प्रीसीडिंग मंथ में आपने टोटल कितनी वेजेस दी हैं, उसमें से 21,000 से कम वाले कितने लेबर हैं।
टोटल वेजेस, 21,000 से कम वाले कितने लेबर हैं, ये सारी डिटेल आपको देनी है। आप किस इनकम टैक्स में फॉल कर रहे हैं वो आपको देना है। आपको अपना काम बताना है कि वो जो आपके एम्प्लॉई हैं वो क्या काम करते हैं, तो वो आपको डिटेल यहाँ पर बतानी है। उसके बाद आपको बताना है कि जो आपका प्रेमिसेस है वो ओन्ड है, हायर्ड है, लीज्ड है, तो जो भी है वो आपको देना है। मेरे केस में ओन्ड है, आप हायर्ड कर सकते हो, उस केस में आपको रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे ये हमसे हमारी ब्रांच या डिवीजन के बारे में पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पीएफ जो एक्ट है वो सेंट्रल एक्ट है, ठीक है, तो हर स्टेट में जाके अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है। लेकिन जो ईएसआई का एक्ट होता है वो स्टेट का एक्ट होता है। तो अगर आप 3-4 स्टेट में हैं तो आपको हर स्टेट में अलग अलग ईएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो अगर आपकी हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है सपोज, और आप चाहते हो कि अब आप मुंबई में भी अपना ऑफिस ओपन करो, तो आपको अपने ब्रांच और डिवीजन की डिटेल देनी पड़ेगी। तो जो भी आपका ब्रांच वगैरह अगर है तो उसकी डिटेल दीजिए, नहीं है तो सीधे करिए नेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद ये आपसे आपकी एक्टिविटीज पूछेगा कि आप क्या काम कर रहे हो। एनआईसी कोड लिखा हुआ है, वैसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप सर्च करना चाहते हो तो आप एनआईसी कोड को सर्च कर सकते हो। इसके लिए आपको सेक्शन पे जाना है। जो भी काम आप कर रहे हो, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, होलसेल, ट्रांसपोर्टेशन, आईटी सर्विसेज, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, है ना, प्रोफेशनल, कोई भी, जैसे अगर हम लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर की बात करें, कल को हमारे अंदर 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं तो हम जाएंगे प्रोफेशनल के ऊपर। फिर हम यहाँ पे करेंगे क्लिक और हम देखते हैं लीगल अकाउंटिंग सर्विसेज में जाएंगे। फिर यहाँ पर बुक कीपिंग आ रहा है, हम इस पे जाएंगे, अकाउंटिंग बुक कीपिंग पे जाएंगे और यहाँ पर जाके टैक्स कंसल्टेंसी पे चले जाएंगे। तो ये हमारा एनआईसी कोड हमें मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ सर्च कर सकते हैं। आपका अगर जो भी बिजनेस है तो उस हिसाब से आप एनआईसी कोड सर्च कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी के बारे में बताना है कि भाई क्या एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, वो सारी चीजें आपको बतानी है। नेचर ऑफ वर्क और क्या है आपका सब नेचर ऑफ वर्क, तो मैं डाल देता हूं यहां पर अदर करके और करूंगा नेक्स्ट। अब ये आ रहा है फाइनल पेज, अटैचमेंट का पेज, लास्ट पेज। अब तक जो जो इंफॉर्मेशन हमने दी है उसका प्रूफ हमें यहां अपलोड करना है। जैसे प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो ये क्या क्या मांग रहा है हमसे, कोई लाइसेंस, अगर आपने लाइसेंस को ही अपना प्रूफ बताया है तो उसकी डिटेल, वाटर कनेक्शन, पोस्ट पेड बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीजें हमें देनी है। ओके सर। डेट ऑफ सेटअप प्रूफ, आपका बिजनेस कहाँ रजिस्टर्ड है, आप पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर्ड हैं, एज अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है, एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, सोसाइटी है, एमएसएमई है, क्या है, वो सारी डिटेल हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। मेरा कंपनी में रजिस्ट्रेशन है, कंपनी का सिन नंबर, किस डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट, किस दिन आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, फैक्ट्री लाइसेंस, उसकी डिटेल आपने देनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट है डाउनलोड सैंपल फॉर्मेट। जो बंदा पीएफ ईएसआई का सारा काम वगैरह देखेगा, जो मतलब पीएफ ईएसआई का काम आपके ऑफिस में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है, उसका सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है। ये फॉर्मेट है, इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं। यहां पर आपको क्या बताना है, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेने के बाद नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एड्रेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। फिर नेम ऑफ एम्प्लॉयर, 4 एम्प्लॉयर की डिटेल आप दे सकते हो। अगर 4 नहीं है, एक ही एम्प्लॉयर है, तो फिर आपने क्या करना है, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन और उसके सिग्नेचर, 3 सिग्नेचर करने हैं, सेम सिग्नेचर, ठीक है। अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर है तो उसकी डिटेल भी दे सकते हैं। तो यहां पर आपको प्रिंट आउट निकालने के बाद अपना सिग्नेचर करना है और इसको फिर यहां पर अपलोड कर देना है। तो ये सारी चीजें आपको एज अ अटैचमेंट अपलोड करनी है। ओनली पीडीएफ फाइल टाइप अलाउड, आपको सारी चीजें पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद अपलोड करनी है। फिर आप करोगे सबमिट के ऊपर क्लिक। सबसे अच्छी चीज पीएफ ईएसआई रजिस्ट्रेशन की ये है कि तुरंत आपको मिलता है आपका सर्टिफिकेट, तुरंत आपको मिलता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर कोई एरर नहीं है फ्रेंड्स, तो जैसे ही आप सबमिट करोगे, अगर आप इंडिविजुअल है तो आपके आधार पर ओटीपी आएगा,
कंपनी है तो डायरेक्टर की डीएससी लगाइए, सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपका पीएफ और ईएसआई का जो नंबर है वो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, आपको वेट नहीं करना है, तुरंत आपका पीएफ और ईएसआई का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो ये है बहुत इजी प्रोसेस ईएसआईसी एंड ईपीएफओ की। कॉमन प्रोसीजर था, हमने देखा बहुत इजी प्रोसेस है। अगर किसी स्टेप में आपको कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी है तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट करिए, मुझे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये था पीएफ ईएसआई का रजिस्ट्रेशन, इजी प्रोसेस था, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपकी नॉलेज कुछ ना कुछ बढ़ रही होगी। अगर मेरा चैनल आपकी नॉलेज इंप्रूव करने में हेल्प कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।